सो अगेन स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया था एंड देन उसके बाद इनपरफेक्ट के अंदर जो पहला मार्केट आता है मोनोपोली, उसके बारे में डिस्कस किया था। मोनोपोलिक कंपटीशन के अंदर मोनोपोली वर्ड आता है। इसका मतलब कि ये जो मार्केट है इसके अंदर मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इस मार्केट के अंदर, इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मार्केट में आधा मोनोपोली होता है और आधा कंपटीशन होता है, इसीलिए उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन के हिसाब से जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों साथ में हो तब उस मार्केट सिचुएशन को बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और रॉबिन्सन के हिसाब से कि एक ऐसा फर्म है जो मोनोपोली भी है और उसके साथ साथ वो कंपटीशन में भी है, तो उसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इनपरफेक्ट कंपटीशन। आया समझ में? प्रोफेसर रॉबिन्सन के हिसाब से एक ऐसा फर्म जो मोनोपोली भी चलाता हो और उसके साथ ही साथ वो कंपटीशन भी हैंडल करता हो, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज, इसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर या सेलर होते हैं, मतलब थोड़े सेलर्स होते हैं ज़्यादातर, और मोनोपोली में तो खाली एक ही सेलर होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में नहीं थोड़े बहुत होते हैं और नहीं एक होता है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे जो कंपटीशन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो एक सिंगल बायर मार्केट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो अफेक्ट नहीं करेगा तो प्राइस भी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सेकंड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े बहुत तो अलग अलग होते हैं, मीन्स प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, नेचर, टेस्ट, फ्रेगनेंस, शेप, वेट। ठीक है, इन सब में थोड़ा ना चेंजेस तो होता ही है प्रोडक्ट के अंदर, और इसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। तो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब भी मार्केट को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, तब वो इसके अंदर अट्रैक्ट होके इसके अंदर आते हैं, और जब वो लॉस सफ़र करने लगते हैं तब वो यहाँ से निकल जाते हैं। अगर उनका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है तो भी वो मार्केट नहीं छोड़ते। जब उनको लॉस होने लगता है तब वो मार्केट छोड़ देते हैं, और अगर फिर से कुछ टाइम बाद अगर इसके अंदर उनको नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो फिर से अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स यहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए आते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और फिर चले जाते हैं। आया समझ में? यहाँ पे एंट्री और एग्जिस्ट फ्री होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो चीज़ों को बेचने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ठीक है, तो और प्राइसेस में तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक अकेला बंदा प्राइस को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता, अकेला बायर। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट के हिसाब से लोग कंपटीशन करते हैं। सेलिंग कॉस्ट मतलब जिसके अंदर आता है पैकिंग, प्रोडक्ट को अच्छा कैसे दिखाना है, सेल्स का टैक्स देना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, होलसेलर का एक्सपेंस, रिटेलर का एक्सपेंस, शोरूम का एक्सपेंस, और सेल बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सपेंस करते हैं ना, वो सारे आता है सेलिंग कॉस्ट में। इवन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी सेलिंग कॉस्ट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। न ही ये मोनोपोली में था और न ही ये परफेक्ट कंपटीशन में था। यहाँ पे सेलर्स कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? सेलिंग एक्सपेंस के द्वारा। वो ज़्यादा सेलिंग एक्सपेंस लगाते हैं ताकि उनका एडवर्टाइजमेंट बढ़े, उनको कस्टमर्स को ऑफर दें और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपटीशन अदर देन प्राइस। हमने यही अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे प्राइस में थोड़ा डिफरेंस, मतलब
प्राइस से कंपटीशन तो होता है बट बहुत ही कम होता है या फिर न के बराबर होता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन हम प्राइस से नहीं कर सकते, नहीं तो हमें लॉस होने लगेगा। इसीलिए हम कस्टमर को दूसरे तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना सेलिंग एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देते हैं, या फिर थोड़ा पैसा और ज़्यादा लगा के हम उसकी क्वालिटी बढ़ा देंगे और उन चीज़ों में हम लोगों से कंपटीशन बढ़ाएंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन प्राइस में नहीं होता, बाकी दूसरे फैक्टर्स में ज़्यादा कंपटीशन होता है। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। यहाँ पे बायर और सेलर को ना कंप्लीट नॉलेज नहीं होता मार्केट का। मतलब वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं ना, उसका आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो उनको क्या लगता है कि अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग होगा, इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस कम ज़्यादा है। वो ये नहीं समझते कि प्रोडक्ट सेम है बट खाली प्राइस कम ज़्यादा, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता। और ये सिचुएशन हमेशा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्रिएट होती है। नाउ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे ओलिगोस का मतलब होता है बहुत ही कम, फ्यू, और पॉली का मतलब होता है सेलर, मतलब बहुत ही कम प्रोड्यूसर या बहुत ही कम सेलर। ओलिगोपोली का मतलब, ओलिगोपोली जो मार्केट है उसके अंदर थोड़े बहुत प्रोड्यूसर और सेलर सेम प्रोडक्ट या फिर थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। नाउ ओलिगोपोली का डेफिनेशन दिया है, स्ट्रिगलर बोल रहे हैं, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जो खुद डिसाइड करता है कि उसकी पॉलिसी क्या है और अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से वो अपना पॉलिसी डिसाइड करता है, अपना रूल्स डिसाइड करता है, अपना प्राइस डिसाइड करता है। बाउमोल बोल रहे हैं, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर एक छोटा सा सेलर जो होता है ना, पूरे टोटल सेलर में से एक छोटा सा सेलर भी होता है, वो भी मार्केट की प्राइस को इफ़ेक्ट कर सकता है। अभी तक हमने जितना भी मार्केट का टाइप या कंपटीशन पढ़ा उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि एक छोटा सा सेलर मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है, बट ओलिगोपोली के अंदर एक छोटा सा सेलर भी मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स इज, यहाँ पे सेलर्स बहुत कम होते हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में वही बता रहा है। सेलर कम होने के कारण क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादा होंगी 2 से ज़्यादा और 20 से कम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2, 3, 4 फिर 20 तक होंगी, ज़्यादा इतने ही फर्म्स होते हैं मार्केट में। मतलब इनका मार्केट के ऊपर एक मोनोपोली जैसा बन जाता है, लेकिन खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं और एक खरीदने वाले तो बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से एक खरीदने वाला या इंडिविजुअल बायर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता। यहाँ पे जो सेलर होता है वही मार्केट की पॉलिसीज़ अपने कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है। सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट है तो ठीक है, जो हमें सही लगेगा वो हम खरीदेंगे, लेकिन अगर सिमिलर बेच रहे हो तो उसके अंदर कंपटीशन तो बहुत हाई होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है, सॉल्ट हो गया, टी हो गई, कोल्ड ड्रिंक, मोटरसाइकिल, ये सब का एग्जाम्पल होता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनी के होते हैं, हालांकि फीचर उनके बहुत हद तक सेम ही होते हैं। नाउ थर्ड वन इज एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। देखो, एंट्री और एग्जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की ओलिगोपोली होती है। एक होता है फ्री ओलिगोपोली, दूसरा होता है नॉर्मल ओलिगोपोली। फ्री ओलिगोपोली में तुम एंट्री कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो। जब आपको लॉस हो रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर ओलिगोपोली रेस्ट्रिक्टेड है तो उसके अंदर आपका एंट्री और एग्जिस्ट दोनों रेस्ट्रिक्ट रहेगा। आप नहीं एंट्री कर सकते हो और अगर एंट्री कर लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हम पढ़ के आए थे। यहाँ पे भी एक्सट्रीम कंपटीशन होने के कारण लोग प्राइस के अंदर ज़्यादातर कंपटीशन नहीं रखते हैं, लोग सेलिंग कॉस्ट अपनी बढ़ा देते हैं। सेलिंग कॉस्ट हम पढ़ के आए थे कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, आया समझ में? और जितना जो ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट लगाता है उतना ज़्यादा उसके प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होते हैं, उतना ज़्यादा वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। देखो, यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर एक छोटा सा गांव होता है तो उसके अंदर, उस छोटे के गांव के अंदर बहुत ही कम फैमिलीज़ होती है और वो फैमिली सबको एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान रही होती हैं, सही है कि नहीं? तो वैसे ही
ओलिगोपोली में सेलर बहुत ही कम होते हैं, बेचने वाले बहुत कम होते हैं, तो वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, उनके बारे में सारी नॉलेज होती है एक दूसरे के बारे में। तो इसीलिए वो यहाँ पे ना उनको पता है कि हमारा कंपटीशन, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस चीज़ में बहुत आगे है, क्वालिटी में है तो हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे उससे कंपटीशन करने के लिए, या फिर अगर हमारा जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस बहुत कम है तो हम भी अपना प्राइस कम करेंगे, उसका प्रोडक्ट में कोई नया चीज़ आए तो हम भी अपने प्रोडक्ट में नया चीज़ लॉन्च करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे इस तरीके से कंपटीशन होता है। यहाँ पे भी कंपटीशन अदर देन प्राइस ही होता है, प्राइस से कंपटीशन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हमें कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, सब कुछ हमें नॉलेज है, बहुत कम लोग हैं और हमें पता है कि वो वही प्रोडक्ट कम दाम में बेच रहा है, तो हम भी थोड़ा दाम अपना कम करेंगे। आया समझ में? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्राइस स्टिकनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ प्राइस स्टिकनेस का मतलब होता है किंग डिमांड कर्व, इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम अगर ओलिगोपोली की बात करें तो अगर मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम कर रहा हूँ, तो सारे कस्टमर्स मेरे पास आएंगे कि नहीं? मेरे पास आएंगे। और दूसरे जितने भी बेचने वाले बैठे हैं उनका तो डिमांड कम हो जाएगा कि नहीं, और मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। तो उनको भी तो चीज़ें बेचनी है ना, मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है। तो मेरा जब प्रोडक्ट का प्राइस मैं कम करूँगा तो वो भी देख के उनके खुद के भी प्रोडक्ट के प्राइस वो कम कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी मार्केट में रहना है और उनको भी अपनी चीज़ें बेचनी है। लेकिन ऐसे करते करते एक ऐसा लेवल आएगा ना कि हम अब अपनी प्राइस कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अब हम अपनी प्राइस कम करेंगे तो हमें लॉस होने लगेगा। एक ऐसा लेवल आ जाता है, पता है ना, प्राइस कम करते करते मैंने कम किया, मेरा देख के वो कम करेगा, उसका देख के फिर दूसरा कोई कम करेगा। ऐसे कम करते करते एक ऐसा नॉमिनल पॉइंट आ जाता है जिसके नीचे हम अपनी प्राइस नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो हमें लॉस होगा। आया समझ में? और दूसरी साइड अगर किसी ने प्राइस बढ़ा दी तो ऑफकोर्स जनता है उनको तो सबका नॉलेज होता है, तो हम उससे थोड़ी ना प्राइस खरीदेंगे, अगर उससे थोड़ी ना प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर किसी ने प्राइस बढ़ा दिए तो। सही बात है ना? तो हम जो प्राइस लो बेच रहा है उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो जिसने प्राइस बढ़ाई है उसका तो खुद ही डिमांड कम हो जाएगा, तो इसीलिए वो प्राइस भी नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे किंग डिमांड कर्व बनता है कि वो जो पॉइंट है ना किंग, वो इसीलिए है कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि जिसके नीचे हम अपना प्राइस कम नहीं कर सकते। आ गया समझ में? सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, और जो भी डाउट है इसके अंदर वो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।